Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the linkage. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज को कहते हैं सहलग्नता। लिंकेज माने सहलग्न। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर particularly opposite to the Mendel's third law of independent assortment। अगर हम लिंकेज की बात करें तो बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और वह क्रोमोसोमल थ्रेड के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार साथ साथ ट्रांसमिट होते जाते हैं और सहलग्नता यानी लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं। यानी दे डू नॉट सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस। वे मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, वे लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ चले जाते हैं, उसी को लिंकेज कहते हैं। पॉइंट वाइज इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं पार्टिकुलरली माने खास या निश्चित, और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं खास करके, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पार्टिकुलरली माने खास कर, अपोजिट माने होता है विपरीत होते हैं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं खास करके किसके विपरीत होते हैं? मेंडल के तीसरे नियम के, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द प्रोसेसेस ऑफ द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बोथ आर पार्टिकुलरली अपोजिट टू द मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो खास करके मेंडल्स के जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, उसके अपोजिट हैं, उसके विरोधी हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मेंडल्स के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। बेटसन और पुनेट ऑब्जर्व दैट, बेटसन और पुनेट दो वैज्ञानिक थे। बेटसन एंड पुनेट ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। बेटसन और पुनेट महोदय ने यह ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है प्रॉपरली माने बहुत अच्छे ढंग से वर्क नहीं करता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फेल हो जाता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो है 9:3:3:1 वह नहीं आता है, और इसका मतलब है कि वहाँ कहीं कोई न कोई समस्या है। तो दैट इज ओनली ड्यू टू द लिंकेज। बेटसन एंड पुनेट इन 1905 प्रपोज्ड ए फिनोमेना कॉल्ड एज कपलिंग एंड रिपल्सन। बेटसन और पुनेट महोदय ने 1905 में एक प्रक्रिया, प्रपोज्ड माने होता है, बेटसन और पुनेट महोदय ने 1905 में एक प्रक्रिया के बारे में बताया, एक प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव दिया। प्रपोज माने होता है प्रस्ताव देना। तो बेटसन और पुनेट महोदय ने 1905 में एक प्रक्रिया के बारे में प्रस्ताव दिया जिसको हम कहते हैं कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग और रिपल्सन में क्या होता है? इफ टू जीन्स ए एंड बी फाउंड इन द सेम क्रोमोसोम देन मेंडल्स लॉ कैन नॉट वर्क। तो बेटसन और पुनेट महोदय ने एक प्रपोज दिया, एक प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया, या दूसरे शब्दों में कहेंगे बेटसन एंड पुनेट है प्रपोज्ड ए फिनोमेना कॉल्ड एज कपलिंग एंड रिपल्सन। और बेटसन और पुनेट महोदय ने बताया कि अगर दो जीन ए और बी दोनों सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, अगर दो जीन ए और बी हैं, बोथ जीन्स
इफ बोथ द जीन्स आर फाउंड इन द सेम क्रोमोसोम, अगर दो के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो वहाँ मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वर्क नहीं करता है। इफ इट इज फाउंड इन द डिफरेंट क्रोमोसोम, और यदि दोनों जीन जो होते हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, देन मेंडल्स लॉ वर्क, तब ऐसे कंडीशन में मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है वर्क करता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे ये देखिए, मान लीजिए दो जीन हैं, ए और बी ये जीन है। अगर मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पूरी तरीके से वर्क करता है तो F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो आता है 9:3:3:1। यहाँ देखिए बगल में लिखा गया है, यहाँ 2 क्रोमोसोम्स फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो इस दो क्रोमोसोम पर एक पर ए जीन लगे हुए हैं, एक पे कैपिटल बी जीन लगा हुआ है, ए एंड बी जीन है। तो हियर इज 2 क्रोमोसोम, फर्स्ट इज द क्रोमोसोम फर्स्ट containing the gene A, क्रोमोसोम 2 containing the gene B। तो क्रोमोसोम फर्स्ट पर ए जीन लगा है, क्रोमोसोम सेकंड पर बी जीन लगा है। यहाँ लिखा भी है 2 क्रोमोसोम फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी जीन्स सिचुएटेड इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ए और बी जीन्स जो होते हैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर दो जीन ए और बी जो होते हैं एक क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे तो मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वर्क नहीं करेगा। अगर ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे तो मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पर दो के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, हियर 2 जीन्स आर सिचुएटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सो द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वर्क हियर। चूँकि यहाँ पर दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर दो अलग अलग जीन्स सिचुएटेड हैं, एक फर्स्ट क्रोमोसोम पर जीन्स ए सिचुएटेड है, सेकंड क्रोमोसोम पर जीन्स बी सिचुएटेड है। तो मेंडल्स इंडिपेंडेंट असार्टमेंट लॉ फॉलो हियर, यहाँ पर मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है का अनुसरण होगा, एंड ऑलवेज गेट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। और यहाँ पर हमेशा रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं। बट इफ बोथ ए एंड बी जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाए तब क्या होगा। इफ बोथ ए एंड बी जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर दोनों जीन्स जो होते हैं ए और बी जो होते हैं एक ही समान नंबर के गुणसूत्र पे पाए जाएं, देन माने तब क्या होगा। अगर दोनों जीन्स जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाएं, देन वी नेवर गेट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। अगर दो के दोनों जीन्स, जैसे दो जीन कौन हैं, ए और बी हैं, अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे पा जाएंगे तो यहाँ पर मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फॉलो नहीं होगा, और हम किसी भी सिचुएशन में मेंडल्स का जो डाईहाइब्रिड F2 जनरेशन का रेशियो है 9:3:3:1 वो कभी मिलेगा नहीं। जैसे एक क्रोमोसोम है, देखिए इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन ए है और ये जीन बी है। बोथ ए एंड बी जीन्स आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम। यहाँ पर दो जीन हैं ए और बी, एंड वी हैव टू ऑब्जर्व दैट both the genes are situated on the same chromosome। यहाँ पर दोनों जीन्स जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो जब मैंने पहले ही बताया था, we have already explained that if both the genes are situated on the same chromosome, then the Mendel's law of independent assortments cannot follow here। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, यहाँ पर मेंडल्स का के जो लॉज हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं होंगी। इफ बोथ जीन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम टिप ऑफ क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं। बोथ ए एंड बी जीन्स आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स ए लगा है, इस पे जीन्स बी लगा है। ये क्रोमोसोम की आर्म फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम की आर्म सेकंड है।
एक ही क्रोमोसोम है, उसी पर ए भी जीन लगा है, उसी पर बी भी जीन लगा है। दोनों जीन्स जो होते हैं एक्सट्रीम टिप पर हैं, यहाँ पर टिप है, यहाँ पर टिप है। बोथ ए एंड बी जीन्स आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोसोम इफ बोथ जीन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम टिप ऑफ क्रोमोसोम। अगर दो के दोनों जीन्स जो होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के अति एकदम ऊपर टिप पर पाए जाते हैं, जैसे एक यहाँ ए है, एक यहाँ बी है, इट मीन्स दैट द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होता है, अगर जो जीन्स होते हैं अगर सेम क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, इट मीन्स दैट द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम विल नेवर शोज कम्प्लीटली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो जीन्स जो होते हैं वो एक सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि बोथ जीन्स ए एंड जीन्स बी, अगर दो के दोनों जीन्स जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो वे कभी भी मेंडल्स की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। एंड इंडिकेट्स दैट, और यह प्रदर्शित करते हैं, इन बिटवीन द जीन्स फ्रेंडशिप विल बी डेवलप। कुल मिलाकर के अगर मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब है कि जीन्स जो होते हैं वो अलग नहीं हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, एलील्स अलग नहीं हो रहे हैं, एलील्स एक दूसरे से नज़दीक क्लोजली जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जीन्स के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो गई है, जीन्स एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। द जीन्स फ्रेंडशिप विल बी डेवलप एंड दिस इज नोन एज लिंकेज। इसका मतलब जीन्स के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो गई है, जीन्स के बीच में मित्रता विकसित हो गई है, वह एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं और अलग होते भी नहीं हैं। एंड दे आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिंकेज। ओके, आगे बात करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज विल बी वर्क ओनली। क्वेश्चन है कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट वर्क कहाँ करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज विल बी वर्क ओनली वेयर द जीन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेम आर वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज का कॉन्सेप्ट वहीं पर वर्क करेगा जहाँ पर जीन्स जो होते हैं एक समान क्रोमोसोम पर स्थित होंगे या एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर स्थित होंगे। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज विल बी वर्क ओनली where the genes are present only in the same or one number of chromosome। इस तरह से लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पर डेवलप होगा जहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो समान क्रोमोसोम पर स्थित होंगे अथवा एक ही नंबर के क्रोमोसोम पर स्थित होंगे। जैसे सेकंड पर है तो सेकंड पर दोनों सारे जीन्स होंगे, थर्ड नंबर क्रोमोसोम है तो थर्ड पर ही होंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स ऑफ वन नंबर इन ह्यूमन, एक नंबर के कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि एक मेल क्रोमोसोम होता है, एक उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ला है उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, क्रोमोसोम सेकंड है, इसकी दोनों आर्म्स हैं, टेट्राड स्टेज है, ये टेट्राड स्टेज है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ पर कैपिटल ए जीन्स लगा है, तो अगर यहाँ इस पर कैपिटल जीन है तो इसकी आर्म इस पर भी कैपिटल ए जीन होगा, इस पर स्मॉल ए जीन्स है तो इस पर भी स्मॉल ए होगा। एक सेकंड नंबर का क्रोमोसोम है, इस पर स्मॉल बी जीन्स है तो इसके इसमें भी स्मॉल बी होंगी, कैपिटल बी है तो ये भी कैपिटल बी होगा, स्मॉल बी होगा तो स्मॉल बी होगा। अब देखिए जैसे कैपिटल ए यहाँ लगा है, कैपिटल ए लगा है, ये दोनों आर्म्स क्या होंगी? एक दूसरे की होमोलोगस होंगी, ठीक है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये जो इनकी आर्म को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनकी आर्म को कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये दोनों आर्म्स जो होती हैं, जैसे एक इसकी आर्म एक इसकी आर्म, ये तो होमोलोगस होंगे, लेकिन अगर एक इनकी आर्म ले लिया जाए और एक इनकी ले लिया जाए तो नॉन होमोलोगस हो जाएंगे। तो कुल मिला करके एक क्रोमोसोम में 8 क्रोमेटिड बनेंगे, 4 इधर 4 इधर, ठीक है, इस एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
अब इसमें जीन्स कौन कौन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगोट कंडीशन में होते हैं। आगे देखते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्या होगा, देखिए ड्यूरिंग गेमीट फार्मेशन, जब गेमीट फार्मेशन होगा मियासिस के समय, दीज आर सेपरेटेड, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यही जीन्स तो लगे हैं। एक पे लगा था कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे पे लगा था कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए पहले क्रोमोसोम पे लगे थे, कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है दूसरे क्रोमोसोम पे लगे थे। ड्यूरिंग गेमीट फार्मेशन, अब क्या होता है युग्मक बनते समय मियासिस के समय, दीज आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमीट फार्मेशन या मियासिस प्रोसेस के दौरान ये सेपरेट हो जाते हैं। एंड ईच क्रोमोसोम कैरी क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 2, इस तरह से जो प्रत्येक क्रोमोसोम होते हैं वो कैरी करते हैं, दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैरी करते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। बट आफ्टर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, लेकिन ऐसा कब होगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, वो अलग हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होगी, तो वह इधर का सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक होकर के इस साइड आ जाएगा और इधर का ब्रेक होकर के इधर हो जाएगा, यानी जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगी गेमेटोजेनेसिस के समय, मियासिस के समय। तो आगे क्या होगा, इनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ कैपिटल ए है, सेकंड स्मॉल ए है, थर्ड जो है कैपिटल बी है, फोर्थ जो है स्मॉल बी है। अब जब चेंज होगा तो क्या होगा, कैपिटल ए के साथ आ जाएगा कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे 25-25% मिल जाएंगे। कैपिटल ए के साथ आ जाएगा कैपिटल बी, अब यहाँ कैपिटल ए है यहाँ कैपिटल बी है, तो यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी, जीन्स एक्सचेंज होंगी, जीन्स एक्सचेंज होंगी तो फिर से नया कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए के साथ जो है कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी बनेंगे। तो इस तरह से दिस इज द लॉ ऑफ मेंडल्स, इसी को कहते हैं, रेशियो आ जाएगा 1:1:1:1। दिस इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इसी को मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए नाउ लेट अस बी कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं, इफ बोथ ए एंड बी आर फाउंड इन द ओनली वन। अगर हम अब यहाँ कंसीडर करते हैं कि बोथ ए और बी जो जीन्स होते हैं वह पाए जाते हैं, अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि दो के दोनों जीन्स जो होते हैं, अभी तक तो हमने क्या किया कि ए और बी जीन्स जो होते हैं दो और डिफरेंट क्रोमोसोम पे हमने दिखाया था, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे इसलिए दिखाया था क्योंकि वहाँ पर जो गेमिट्स हैं, जो जीन्स हैं, एक्सचेंज हो रहे थे ड्यू टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, वहाँ जीन एक्सचेंज हो रहे थे। अगर मान लीजिए दो के दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएं तब क्या होगा, इफ वी कंसीडर बोथ ए एंड बी आर फाउंड इन द ओनली वन, यानी सिंगल फर्स्ट आर सेकंड क्रोमोसोम। अगर हम मान लें कि दो के दोनों जीन्स जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम फर्स्ट हो चाहे वो क्रोमोसोम सेकंड हो। Now after understanding the independent assortment, we have to understand only about the crossing over. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment को समझने के पश्चात हमको समझना होगा क्रॉसिंग ओवर के बारे में। एंड नाउ न्यू कम्बिनेशन फार्म्ड, इसके बाद नया कम्बिनेशन बनेगा ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकम्बिनेशन होगा। मान लीजिए हम नंबर 1 क्रोमोसोम ले रहे हैं, वहाँ 2 क्रोमोसोम थे, हम फर्स्ट क्रोमोसोम पर ही हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 क्रोमोसोम लेते हैं। एक क्रोमोसोम में मेन है तो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। अगर ऊपर कैपिटल ए जीन है तो इसका स्मॉल ए जीन जो है इसके होमोलोगस पार्टनर पे होगा। कैपिटल बी जीन्स यहाँ होगा तो इसका स्मॉल बी जीन्स जो है दूसरे होमोलोगस पार्टनर पर होगा। तो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब क्या होगा आगे, इसमें होगा क्या, ऑल द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम
दे आर सेड टू बी द लिंक्ड जीन्स। वह सभी जीन जो होते हैं जो समान क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं उनको लिंक्ड जीन्स के नाम से जाना जाता है। ऑल द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, वह सभी के सभी जीन्स जो समान क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनको लिंक्ड जीन्स कहते हैं, उनको जुड़े हुए जीन्स कहते हैं। ऑल द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम दे आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। वह सभी जीन्स जो समान क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनको लिंक्ड जीन्स के नाम से जाना जाता है। लिंकेज इज नथिंग, लिंकेज क्या है, कुछ है नहीं, बट इट इज ओनली द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू जीन्स और फ्रेंडशिप लेवल में बी डिफरेंट। लिंकेज क्या है, लिंकेज कुछ है नहीं, लिंकेज जो है जीन के बीच पाई जाने वाली फ्रेंडशिप है। बट इट इज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू जीन्स, यह दो जीन के बीच पाई जाने वाली मित्रता है। बहुत सारे जीन्स के बीच पाई जाने वाली मित्रता है जिसमें जो जीन्स होते हैं वह मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। लिंकेज इज द फिनोमिना, लिंकेज क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें जो जीन्स होते हैं वो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स आर फेयरली सिचुएटेड टू ईच अदर एंड दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, और वह लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लिंकेज। इस तरह से दो अथवा दो से ज़्यादा क्रोमोसोम को एक दूसरे से के साथ एग्जिस्ट होना, एक दूसरे के साथ अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना विदाउट सेपरेशन विदाउट सेग्रीगेशन, उसी को लिंकेज कहते हैं, ठीक है। So this is all about the linkage. Now in the next lecture we will discuss about the type of linkage, that is the complete linkage and incomplete linkage. जैसे अगर इसको हम लिंकेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, देखिए, ठीक है, तो क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है क्रोमोसोमल मटेरियल, और सारे के सारे लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उसी से जुड़े होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल हियर। टाइप ऑफ लिंकेज तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिंकेज के बारे में। जैसे देखिए क्रोमोसोम है, इस पर लिंक्ड जीन्स लगे हुए हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल है 1 2 3 4 5, ये सारे लिंक्ड जीन्स हैं। तो ये लिंक्ड जीन्स हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल से बंधे होते हैं। तो जितने जीन्स जितने नज़दीक होंगे उतना ही स्ट्रांग लिंकेज होगा, जितने ही जीन्स जितने दूर होंगे उतना ही वीक लिंकेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स, कुछ जीन्स या टू जीन्स, इन सब में अपनी एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, और जिसके बाद ये जीन्स जो होते हैं वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, सेग्रीगेट नहीं होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और वे लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज लिंकेज। तो इस तरह से द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, जैसे यहाँ कुछ लिखा भी है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। चूँकि द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर सिचुएटेड फेयरली क्लोज टू ईच अदर एंड दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। इस तरह से जीन्स जो होते हैं, जो मैंने क्रोमोसोम नीचे दिखाया, उस पर एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द टू आर मोर जीन्स, इस तरह से दो अथवा दो जीन्स का एक साथ उदय होना, को माने होता है साथ साथ एग्जिस्ट माने निकलना, इस तरह से दो अथवा दो जीन्स का एक साथ पाया जाना एक ही क्रोमोसोम पर, उसी को लिंकेज कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन और कैस्टलिन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था, उन्होंने बताया था। थ्योरी ऑफ लिंकेज हालांकि मैं बाद में बताऊंगा। जीन्स शोइंग लिंकेज आर अरेंज्ड इन ए लीनियर आर्डर, ऐसे जीन्स जो लिंकेज शो करते हैं वह एक क्रम से व्यवस्थित होते हैं। जीन्स शोइंग लिंकेज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ऐसे जीन्स जो लिंकेज शो करते हैं उनको लिंक्ड जीन्स कहते हैं। एंड सच जीन्स आर
बॉन्डेड बाय द क्रोमोसोमल मटेरियल, और ऐसे जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्री मटेरियल से बंधे होते हैं, सो दैट दे विल नॉट बी सेपरेट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। क्योंकि जो जीन्स लिंकेज शो करते हैं उनको लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और ऐसे जीन्स जो होते हैं गुणसूत्री मटेरियल यानी क्रोमोसोमल मटेरियल से बंधे रहते हैं, और वह चूँकि वो क्रोमोसोमल मटेरियल से बंधे रहते हैं, सो दैट दे विल नॉट बी सेपरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए वो अगली पीढ़ी में जो इनहेरिटेंस के समय सेपरेट नहीं होते हैं और एक ही साथ ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। दो लिंक्ड जीन्स के बीच पाई जाने वाली जो दूरी होती है वह लिंकेज यानी सहलग्नता की मजबूती को प्रदर्शित करती है। क्लोजली लोकेटेड लिंक्ड जीन्स शोइंग द स्ट्रॉन्ग लिंकेज, अगर नज़दीक जो है लिंक्ड जीन्स हैं तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज शो करेंगे। वाइडली लोकेटेड जीन्स जो है शोइंग वीक लिंकेज, अगर दूर दूर जो है लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं तो वीक लिंकेज होगा। तो इस तरह से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द लिंकेज। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट linkage is what? Linkage is nothing but it is the friendship that is developed between the two genes, and the friendship level may be different. So that's all about the concept of linkage. Now in the next lecture, next aspects or in the next topic, we will discuss about the types of linkage, that is the complete linkage and incomplete linkage. Thanks to all of you watching the video. Thank you.